अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। 3 दिन तक मुसलसल मुलाकातें, मुशावरत और नंबर्स पूरे होने के दावे करने के बाद आज भी हुकूमत मुजव्वज़ा आईनी तरामीम कौमी असम्बली या सेनेट में पेश नहीं कर सकी, मगर अभी तक इरादा रखती है, क्योंकि फिर खबर सामने आई कि तरामीम के मामले को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मौखर कर दिया गया है, मगर मामला अभी तक ज़ेर गौर है। साथ ही मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला जारी है, मगर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से मजीद वक्त मांग रहे हैं। आज कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने के बाद पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के साथ मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे। इससे पहले आज JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्जा ने कहा कि मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में बहुत सी खतरनाक चीज़ें थी जिन्हें JUI ने काटा है, अभी भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन इससे पहले आज जब कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया तो ज़राए से खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका से वापसी तक आईनी तरामीम के मामले को मौखर कर दिया गया है। PTI हुकूमत की इस नाकामी का क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को दे रही है, जिन्हें आला हुकूमती शख्सियात भी कायल नहीं कर पा रही हैं। साथ ही इमरान खान ने आज कहा कि आईनी तरामीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है, मगर अहम बात यह भी है कि हुकूमत मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को इंतहाई खुफिया रख रही है, जिससे मामला उलझ रहा है और अभी तक इसका मुसविदा पब्लिक नहीं किया गया है। ताहम कई तहरीरी तजावीज़ पर मुश्तमिल एक ड्राफ्ट मंजर-ए-आम पर आ गया है, जिसे 26वीं आईनी तरमीम का नाम दिया जा रहा है, जिसमें अदलिया से मुतल्लिका मुतअद्दिद तरामीम शामिल की गई हैं, जिसमें एक आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ भी शामिल है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के सामने आने वाले ड्राफ्ट के मुताबिक आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत अगर वफाकी हुकूमत किसी भी सियासी जमात को मुल्की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के खिलाफ करार देने का इरादा करती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजना होगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी तस्वुर किया जाएगा। मुजव्वज़ा आईनी पैकेज के तहत इस आर्टिकल में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आईनी अदालत लिखा जाएगा, जो सियासी जमात के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। एक अहम तरीन तरमीम आर्टिकल 63A में तजवीज़ की गई है। आइन के आर्टिकल 63A(1)(b) में लिखा है कि अगर किसी सियासी जमात की पार्लिमानी पार्टी का कोई रुकन वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाब, एतमाद या अदम एतमाद के वोट या फिर बजट के वक्त पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरक्स वोट दे या फिर गैर हाजिर रहे तो पार्टी सरबराह उसे ऐवान की नशिस्त से बरतरफ करवा सकता है। अब इस आर्टिकल में तरमीम तजवीज़ करके वोट देने के साथ उसे गिने जाने की शर्त भी लगा दी गई है, यानी कोई रुकन सिर्फ उसी वक्त बरतरफ हो सकेगा जब उसका वोट गिना भी जाए। आर्टिकल 63A(4) मुनहरिफ रुकन की ऐवान से बरतरफी से मुताल्लिक है और उसमें तरमीम तजवीज़ करके एक वजाहत शामिल की गई है, जिसमें लिखा है कि मुनहरिफ रुकन का वोट गिना जाएगा चाहे इस बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत किसी भी अदालत का कोई भी फैसला आ चुका हो। आर्टिकल 63A(5) में लिखा है कि मुनहरिफ रुकन को डी-सीट करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन के अंदर अपील की जा सकेगी, जो 90 दिन में फैसला सुनाएगी। इस शिक में तरमीम तजवीज़ करके सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आईनी अदालत लिखा गया है, जो इस अपील को सुनकर फैसला करेगी। आइन का आर्टिकल 175A आला अदलिया में जजिस के तकर्रुर से मुताल्लिक है। इसमें तरमीम तजवीज़ करते हुए जहाँ वफाकी आईनी अदालत में भी जजिस के तकर्रुर की बात की गई है, तो वहीं ये भी लिखा गया है कि जुडिशल कमीशन, वफाकी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और वफाकी शरई अदालत में जजिस की तैनाती के अलावा हाई कोर्ट्स के जजिस की तरक्की के लिए कारकर्दगी भी जांचेगा। एक अहम तरीन तरमीम आर्टिकल 175A(2) में तजवीज़ की गई है, जिसमें जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ करते हुए इसका सरबरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बजाय वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस को बनाया गया है, जबकि वफाकी आईनी अदालत के 2 सीनियर तरीन जजेस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस, वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा, कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन दोनों का एक नुमाइंदा इसके रुकन होंगे। आर्टिकल 175A(2) के बाद एक और शिक का इजाफा तजवीज़ किया गया है, जिसके तहत वफाकी आईनी अदालत में जजेस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस के बजाय चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस के बाद वफाकी आईनी अदालत ही के बकिया 3 सीनियर जजेस शामिल होंगे। एक और इजाफी शिक में तजवीज़ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस कमीशन के रुकन होंगे और इसमें वफाकी आईनी अदालत का कोई किरदार नहीं होगा। इसके बाद एक और शेक यानी 175A(2)(c) का इजाफा तजवीज़ किया गया है, जिसके तहत वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस कौमी असम्बली की एक कमेटी की सिफारिश पर वफाकी आईनी अदालत के 3 सीनियर तरीन जजेस में से मुकर्रर किया जाएगा।
कौमी असम्बली की कमेटी एक नाम वज़ीर आज़म को भेजेगी, जो उस नाम को सदर मुमलिकत को भेजेंगे। और एक अहम तरीन तजवीज़ इस शिक में यह दी गई है कि वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर करेंगे और जजेस का तकर्रुर वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। इस आर्टिकल के तहत बनने वाली कौमी असम्बली की कमेटी स्पीकर तश्कील देंगे, जो 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी और हर पार्लिमानी पार्टी को नुमाइंदगी देने की कोशिश की जाएगी। ये कमेटी वफाकी आइनी अदालत की चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 दिन पहले अक्सरियत की बुनियाद पर नया नाम भेजेगी। कमेटी अरकान की तादाद पूरी ना होने या किसी रुकन की गैर हाजिरी की वजह से कमेटी के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा और ना ही उसे ख़त्म किया जाएगा। इस कमेटी की कार्रवाई इन कैमरा होगी और इस पर आर्टिकल 68 का इतलाक नहीं होगा, जबकि कमेटी खुद अपने रूल्स बनाएगी। और एक अहम तरीन तरमीम इसी आर्टिकल की शिक नंबर 3 में तजवीज़ की गई है, जिसमें लिखा है कि सदर मुमलिकत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करेंगे, मगर मुजव्विज़ा आइनी तरमीम के तहत कौमी असम्बली की कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक नाम वज़ीर आज़म को भेजेगी, जो ये नाम सदर मुमलिकत को भेजेंगे। आर्टिकल 175A की शिक नंबर 4 में यह इजाफा तजवीज़ किया गया है कि जुडिशल कमीशन जज की तैनाती के लिए मयार, अहलियत, फिटनेस और इंटरव्यू के हवाले से भी रूल्स बना सकेगा। इसके बाद आर्टिकल 175A की शिक नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 जो जजेस के तकर्रुर की पार्लिमानी कमेटी से मुताल्लिक हैं, उन्हें हज़फ कर दिया गया है। आर्टिकल 175A में शिक नंबर 18 का इजाफा तजवीज़ किया गया है, जिसके तहत जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट्स के जजेस की कारकर्दगी का सालाना जायजा लेगा। शिक नंबर 19 के तहत अगर किसी जज की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श पाई गई तो कमीशन उसको एक मौका देगा और अगर उसके बाद भी कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो कमीशन उसकी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज देगा। शिक नंबर 20 के तहत शिक नंबर 18 और 19 को लागू करने के लिए कमीशन अपने रूल्स खुद बना सकेगा, जबकि शिक नंबर 21 के तहत कमीशन का अपना सेक्रेटेरिएट होगा और शिक नंबर 22 के तहत कमीशन के 1/3 अरकान उसका इजलास बुलाने की रिक्विजिशन चेयरमैन को भेजेंगे, जो 15 दिन के अंदर इजलास बुलाएगा और अगर चेयरमैन ने 15 दिन में इजलास ना बुलाया तो कमीशन का सेक्रेटरी उसके 7 दिन बाद इजलास बुलाएगा। शिक नंबर 23 के तहत कमीशन का हर रुकन नामजदगी कर सकेगा और कमीशन उस पर गौर करेगा। इसके अलावा आइन में आर्टिकल 175 भी शामिल करने की तजवीज़ भी दी गई है, जिसके तहत वफाकी आइनी अदालत के जजेस की तादाद पार्लियामेंट तय करेगी और ऐसा ना होने की सूरत में सदर मुमलिकत तय करेंगे। वफाकी आइनी अदालत में हर सूबे की बराबर नुमाइंदगी होगी। सदर मुमलिकत वफाकी आइनी अदालत के क़याम और कारकर्दगी से मुताल्लिक ज़रूरी अहकाम जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 176 में तरमीम करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा जाएगा। आइन में एक आर्टिकल 176A भी शामिल करने की तजवीज़ है, जिसके तहत सदर मुमलिकत आर्टिकल 175A के तहत वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस और जजेस को तैनात करेंगे और कोई भी दोहरी शहरियत रखने वाला शख्स इस अदालत का जज नहीं बन सकेगा। और जज बनने के लिए ज़रूरी होगा कि वो शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज हो या रह चुका हो या कम अज़ कम 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो या सुप्रीम कोर्ट का वकील हो और 15 साल तक हाई कोर्ट का वकील रह चुका हो। आर्टिकल 177 में तरमीम करके ये तजवीज़ दी गई है कि कोई भी दोहरी शहरियत रखने वाला शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकेगा और जज बनने के लिए ज़रूरी होगा कि वो शख्स कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो या सुप्रीम कोर्ट का वकील हो और 15 साल तक हाई कोर्ट का वकील रह चुका हो। तरामीम में आर्टिकल 178A शामिल करने की तजवीज़ भी दी गई है, जिसके तहत वफाकी आइनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। तहम जो शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो वो 3 साल के लिए तैनात होगा और बतौर चीफ जस्टिस भी 3 साल की मुद्दत ही पूरी करेगा। वफाकी आइनी अदालत का चीफ जस्टिस 3 साल के लिए तैनात होगा, लेकिन अगर इस दौरान वो 68 साल की उम्र को पहुँच जाए तो रिटायर हो जाएगा। आर्टिकल 179 में भी तरमीम तजवीज़ करके कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी 3 साल तक ओहदे पर रहेगा, लेकिन अगर इस दौरान वो 65 साल की उम्र को पहुँच जाए तो रिटायर हो जाएगा। इसके अलावा आइन में नए आर्टिकल 179A और B शामिल करने की तजवीज़ भी दी गई है, जिसके तहत वफाकी आइनी अदालत में चीफ जस्टिस या किसी जज की गैर हाज़िरी की सूरत में सदर आर्जी तौर पर किसी अहल शख्स को जज तैनात कर सकेगा। एक और अहम तरमीम आइन के आर्टिकल 184 में तजवीज़ की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के दायरा अख्तियार से मुताल्लिक है। तरामीम में कहा गया है कि वफाकी आइनी अदालत 2 हुकूमतों के दरमियान तनाज़े का फैसला कर सकेगी, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतें शामिल हैं। इस वक्त ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल है, जो आइनी अदालत को देने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा आर्टिकल 184 की शिक 3 में तरमीम के तहत वफाकी आइनी अदालत बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक अवामी अहमियत के मामले पर हुक्म जारी करने का इख्तियार रखती है, यानी
इस तरमीम के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर वफाकी आईनी अदालत के पास चला जाएगा, जबकि शिक नंबर 5 में भी ये तजवीज़ किया गया है कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा तमाम मुकदमात भी वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आइन में वफाकी आईनी अदालत में अपील से मुतालिक आर्टिकल 184A भी शामिल करने की तजवीज़ दी गई है, जिसके तहत आईनी नौयत के हाई कोर्ट्स के फैसलों पर अपील वफाकी आईनी अदालत में दायर की जाएगी और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा तमाम मुकदमात वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आर्टिकल 185 में सुप्रीम कोर्ट के दायरा अख्तियार से मुताल्लिक दीगर तरामीम के अलावा ये भी तजवीज़ किया गया है कि अगर किसी मुकदमे में अहम आईनी नुकात शामिल हों तो उसका फैसला वफाकी आईनी अदालत करेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के दरमियान दायरा अख्तियार का तनाज़ा हो तो उसका फैसला भी वफाकी आईनी अदालत ही करेगी। आर्टिकल 186 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी किरदार भी वफाकी आईनी अदालत को देने की तजवीज़ दी गई है, जबकि 186A में तरमीम के तहत तजवीज़ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 199 के सिवा तमाम मुकदमात एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट को मुंतकिल कर सकेगी, जबकि 199 के मुकदमात में सिर्फ वफाकी आईनी अदालत ही किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकेगी। आर्टिकल 189 में तरमीम के तहत यह अख्तियार वफाकी आईनी अदालत को देने की तजवीज़ दी गई है कि उसके फैसले सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर बाइंडिंग होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले वफाकी आईनी अदालत के सिवा तमाम अदालतों पर बाइंडिंग होंगे। जबकि एक और तरमीम के तहत हाई कोर्ट्स के अहकामात से मुसल्लह अफवाज से मुताल्लिक शहरियों के साथ साथ कौमी सलामती से मुताल्लिक कानून के तहत काम करने वालों को भी इस्तिस्ना दिया गया है। आर्टिकल 200 में तरमीम के तहत हाई कोर्ट्स के जजेस को ट्रांसफर करते वक्त उनकी मर्जी शामिल करने की शर्त खत्म करने की तजवीज़ देते हुए कहा गया है कि सदर जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर किसी जज को ट्रांसफर कर सकते हैं और वो जज उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बन सकता जहाँ उसे ट्रांसफर किया गया। और एक और अहम तरमीम आर्टिकल 209 में तजवीज़ की गई है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुताल्लिक है। इस वक्त काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और उनके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस और हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस काउंसिल के रुकन हैं, मगर तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस को देने और सुप्रीम कोर्ट के बजाय वफाकी आईनी अदालत के सीनियर जजेस को रुकन बनाने की तजवीज़ दी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और 2 हाई कोर्ट्स के सीनियर चीफ जस्टिस काउंसिल के रुकन होंगे। आर्टिकल 210 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के बजाय वफाकी आईनी अदालत के अख्तियारात देने की तजवीज़ दी गई है। इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक आर्टिकल 215 में भी आम तरमीम तजवीज़ की गई है और कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के अराकीन अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद भी नए शख्स के ओहदे पर आने तक काम करते रहेंगे और उन्हें कौमी असम्बली और सेनेट से एक करारदाद मंजूर करवा कर दोबारा उसी मुद्दत के लिए तैनात किया जा सकता है। आर्टिकल 239(5) में तरमीम करते हुए तजवीज़ किया गया है कि कोई भी आईनी शेक या आईनी तरमीम किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती और इस हवाले से किसी भी अदालती फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आइन का आर्टिकल 243 मुसल्लह अफवाज की क़यादत से मुताल्लिक है और इसमें तरमीम करते हुए तजवीज़ किया गया है कि सर्विसेज चीफ्स का तकर्रुर, दोबारा तैनाती, तौसीत, सर्विस की मुद्दत, रिटायरमेंट या बरतरफी मुसल्लह अफवाज से मुताल्लिक कानून में दी गई शिकों के मुताबिक ही होगी। इस मुजव्वज़ा तरमीम को मंजूर कराने के लिए हुकूमत कल रात देर तक कोशिशें करती रही, मौलाना को मनाती रही। मौलाना को तो आजकल सभी मना रहे हैं, मगर क्या अभी भी ये कोशिशें जारी हैं? क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज पहले वज़ीर-ए-आज़म से फिर मिले, फिर मौलाना से मिले। बैरिस्टर अकील मलिक मुशीर कानून और इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है जो तरामीम है उसके हवाले से बात होगी, मगर कल जो कुछ किया गया रात के देर तक, आप ज़ाहिर है उन चंद शख्सियात में से थे हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ देने के लिए मीडिया को अवेलेबल थे। क्या इस अनथक मेहनत की मंतक क्या थी? कहाँ से आपको लगा कि आपके नंबर्स पूरे हैं और ये करने जा रहे हैं? मियाँ साहब को भी बुलाया, फिर वो लाहौर चले गए, क्या कर रहे थे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जहाँ तक नंबर्स गेम है बिल्कुल उसमें नंबर्स तो हमारे पूरे हैं और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन एक ब्रॉडर कंसेंसस जो डेवलप करना था तमाम तर इत्तेहादियों के साथ भी और उसके साथ अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना था। उस कमेटी में सैर हासिल गुफ्तगू भी हुई और तमाम तर पॉइंट्स भी आए अंडर कंसिडरेशन। जो मुख्तलिफ आरा उनकी आई उसको हमने अंडर कंसिडरेशन भी लिया, लेकिन एक दो पॉइंट्स पे डेफिनेटली रिजर्वेशंस थी। तो इस वजह से ना ही तो फिर काबीना का इजलास हुआ और ना ही आगे मामला बढ़ सका। लेकिन जो नंबर्स हैं वो आपके सामने हैं, क्योंकि मीडिया की भी बड़ी कैलकुलेशन थी और उनको बिल्कुल नज़र आ रहा था कि अगर ये पार्टी साथ देगी या दीगर जो लोग सेनेट में साथ देंगे तो इनके नंबर्स पूरे हो जाएंगे।
वैसे नहीं, मगर उसमें पीटीआई के कुछ लोग आपको साथ मिलाने पड़ेंगे जो आज़ाद हैं। फिर अचानक ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का एलामिया भी आ गया, मगर उस पर आने से पहले आपने कहा कि कंसेंसस नहीं हो, तो पहले आमतौर पर आईनी तरामीम में पहले डिस्कशन होती है, फिर कंसेंसस होता है, फिर इजलास बुलाया जाता है और फिर तरमीम होती है। आपने इजलास बुला लिया, स्टैंड बाय पे अपने MNAs को रख लिया, सेनेटर्स को रख लिया, और उसके बाद आप कंसेंसस डेवलप कर रहे थे जो नहीं हो सका। मौलाना ने कहा हमें तो दिखाया नहीं कि क्या ड्राफ्ट है। देखिए, एक वर्किंग पेपर था और कोई मुजवज़ा इन इट्स फाइनल फॉर्म या इन इट्स फाइनलिटी तो कोई अटेन नहीं कर चुका था। मैंने कल भी यही मौक़िफ़ दिया। ज़ाहिरी बात है, एक वर्किंग पेपर जब होता है उस पर मुख्तलिफ आरा आती है, और कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई मुजवज़ा या कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल तैयार हो चुका था जिसमें चेंज नहीं हो सकता था, बिकॉज वो तो तभी पॉसिबल होता है जब कैबिनेट अप्रूवल हो, CCLC हुई हो, उसकी मीटिंग हुई हो। तो ये तमाम तर चीज़ें तो नहीं हुई थी। पहले तो हमें अपनी कमेटी में जो है वो तमाम तर सजेशन और फिजल आउट करनी थी चीज़ें डिस्कशंस के साथ, और मुख्तलिफ आरा थी। हमने तो ये कहा कि एक कसीर राय से इसको मंजूर कराया जाए, और कसरत राय से जब मंजूर होगा, जब ब्रॉडर कंसेंसस होगा, तो हम नहीं चाहते थे कि किसी एक पार्टी की कोई ऐसी रिजर्वेशंस हो। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात करें, उस पर तमाम तर पार्टियां मुत्तफिक हैं, उस पर तो बिल्कुल वो कहती हैं कि जी होने चाहिए। उसके अंदर कोई ऐसी अगर शिक में कोई ट्वीकिंग करनी है चीज़ें, तो वो हम ओपन टू सजेशन है, और बिल्कुल हमने कहा हुआ है कि हमें सजेशंस दें। मौलाना साहब की भी बड़ी मुफीद आरा आई, हमने उस पर भी मुस्तफ़ीद हुए और उसको इनकलकेट किया और इनकॉर्पोरेट किया इस वर्किंग पेपर में। मगर जो इस वक्त जो एक ड्राफ्ट सामने आया है, क्या वो ड्राफ्ट हतमी है या उसमें तब्दीलियाँ हो रही हैं, और क्या वो ड्राफ्ट वाकई वैसे ही है कि आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाने जा रहे हैं, सारे केसेस उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, नए केसेस भी उसके पास जाएंगे, इसके अलावा जुडिशल कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, जुडिशल काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, बहुत ज़्यादा इख्तियार होंगे, 68 साल तक की उम्र होगी उनके जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस जो है उसकी तैनाती 3 टॉप में से एक की जाएगी। एक पार्लिमानी कमेटी बन रही है जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी हुकूमत और अपोजिशन की, बल्कि जो पार्लिमानी पार्टियां हैं उनके अराकीन 8 अराकीन होंगे। ये सब चीज़ें ठीक हैं? जी बिल्कुल। ओवरऑल जो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, या वो 3-4 जो ऑप्शंस मैंने कहे थे, वो डेफिनेटली उसमें इसका हिस्सा ज़रूर है। जहाँ तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वो अभी से नहीं 2006 से, और इवन के लीगल फ्रेटर्निटी की भी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। इवन लीगल फ्रेटर्निटी भी अगर कहती है, तमाम तर पोलिटिकल पार्टीज़ भी कहती हैं कि जो फिलवक़्त के आदाद शुमार हैं, अदालतों में पेंडेंसी है केसेस की, उसके अलावा हर दूसरे केस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का केस है। तो ज़ाहिरी बात है, अगर आम पाकिस्तानी शहरी को इंसाफ नहीं मिल सकेगा, या उसकी जो इंसाफ मिलने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ज़ाहिरी बात है ये तमाम तर फैक्टर्स हैं। इसको भी मगर बेस्ट साहब, आप पाकिस्तानी की देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई 52-53 हज़ार केसेस की पेंडेंसी है, 55 हज़ार पर चली गई थी, मगर जो लोअर कोर्ट्स हैं, नीचे की अदालतें हैं, उसमें तकरीबन 22 लाख केसेस की पेंडेंसी है। तो उसके बारे में तो आप कुछ नहीं कर रहे, इतना बड़ा मुसविदा ला रहे हैं, उसमें हाई कोर्ट्स के जजेस ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती, फिर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसके पास बहुत सारे इख्तियारात, जिसके जजेस होंगे जुडिशल कमीशन में भी। तो आपका पेंडेंसी पर फोकस है या किसी और चीज़ पर फोकस है? जी बिल्कुल, पेंडेंसी पे फोकस है, और आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लॉ मिनिस्टर साहब ने भी कहा, बिकॉज मैं बड़ा क्लोजली इस चीज़ पे भी काम कर रहा हूँ कि जो हमारे CRPC में जो चेंजेस लानी है प्रोसीजर के हवाले से, और उसमें उन्होंने कहा कि जज की 1 साल के दौरानिए के अंदर उसको ट्रायल कंक्लूड करना होगा, नहीं अगर वो करेगा तो उसके ऑब्वियसली रिप्रिकॉशंस भी होंगे। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हम CRPC में भी, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें भी बेहतरी ला रहे हैं, और 90 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं उसमें, और वो भी पेश होगी, बट दैट्स नॉट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो तो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू वो तमाम तर चीज़ आएगी। लेकिन जो एक चीज़ ये भी आपको बताऊं कि हमें एज पार्लियामेंटेरियंस हमारा अभी जो रोल है वो एक रबर स्टैम्प के तौर पे है। हमें बिल्कुल हमारी कोई मीनिंगफुल इनपुट या कोई पर्पसफुल इनपुट नहीं होती। आपको याद है 19वीं तरमीम हुई तो किस तरह वो हमसे जो पावर्स थी, क्योंकि दुनिया पूरी में आप देखें, इवन अमेरिका की मिसाल ले लें, वहाँ पे बिल्कुल थ्रू एग्जीक्यूटिव जो है नॉमिनेशन तो हो जाती है, लेकिन उसकी कॉन्फर्मेशन या बाकी तमाम तर चीज़ें जो होती हैं वो कांग्रेचुनल हियरिंग्स में होती हैं। तो हमारा फिर 19वीं तरमीम में तो खुद 19वीं तरमीम में तो खुद नून लीग का बड़ा किरदार है, जब क्योंकि ज़ाहिर आप इफ्तिखार चौधरी के बहुत ज़्यादा करीब थे, मगर ये अगर ये सारे काम हो रहे हैं तो इसमें हाई कोर्ट्स के जजेस की ट्रांसफर का मामला, जब आप कहते हैं पार्लियामेंट रबर स्टैंप हो गई है, और ये बात एतराज़ आपका गलत नहीं है कि जो जुडिशल ओवर रीच है उसने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया, उनके फैसलों ने भी, उनकी मुदाखलत ने भी, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को उन्होंने बार बार चैलेंज किया, बट
इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप आला अदलिया को रबर स्टैम्प बना दें पार्लियामेंट को या हुकूमत को स्ट्रांग बनाने के लिए। आप तो ऐसा लग रहा है आला अदलिया को रबर स्टैम्प बनाने जा रहे हैं। नहीं, कतई नहीं। देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एक सुप्रीम कोर्ट का, दुनिया पूरी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स काम करते हैं, दुनिया पूरी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ये हम कोई अनोखा काम नहीं करने जा रहे। जाहिर बात है हर दूसरे केस में आइन की तशरीह के हवाले से केस, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया, वो आ जाती है। कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आइन की तशरीह की ज़रूरत भी शायद नहीं महसूस होती। आपने देखा 63A के ऊपर जिस तरह गैर ज़रूरी तशरीह कर दी गई, जब वो गुनाह हुआ ही नहीं, मतलब उसके साथ वोट ही नहीं काउंट होगा। वो इन इटसेल्फ 63A बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, जिसमें एक स्टेप आगे जाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट भी किया गया। तो ये ऐसी मिसालें हैं जो जुडिशल एक्टिविज्म में भी देखने को मिलती हैं कि ओवरली एंथुजियास्टिक जुडिशल एक्टिविज्म है जिसने इस मुल्क के न सिर्फ आइन के साथ बल्कि इस पूरे निज़ाम के ऊपर जो है बड़ा असरअंदाज हो रहा है। तो जाहिर बात है हमें भी सिर्फ जुडिशरी का बट पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, जुडिशल एक्टिविज्म, मगर आप इलेक्शन कमीशन से मुतालिक आर्टिकल 215 में भी आम तरह तजवीज़ कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के अरकान की मियाद पूरी होने के बाद भी नए शख्स के ओहदे पर आने तक वो काम करते रहेंगे। उन्हें कौमी असेंबली और सेनेट से एक करारदाद मंजूर करवाकर दोबारा उसी मुद्दत के लिए तैनात किया जा सकता है। ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को नवाजने के लिए है। इसका क्या ताल्लुक है अदलिया से? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कंसिस्टेंसी है और एक कॉन्टिन्यूटी है, ताकि कम से कम जब तक नया बंदा अपॉइंट नहीं होता और अगर इलेक्शन सर पे आ जाते हैं ऑब्वियसली, तो फिर ये ना हो कि एक कॉन्टिन्यूटी को तोड़ा जाए और ये पोजीशन ही वेकेंट हो उस टाइम। ये देखिए, ये आगे देखने वाली चीज़ें हैं कि सिर्फ हम ये अगर कहा जाए या ये एलिगेशन हमारे पे लगाई जाए कि ये सिर्फ हम अभी के लिए कर रहे हैं, तो ये कतन एक करारदाद आप के लिए नहीं है। नहीं, आप अभी के लिए इसलिए कर रहे हैं कि आप करारदाद का कह रहे हैं। करारदाद का मतलब है मेजॉरिटी से, मेजॉरिटी का मतलब है हुकूमत, क्योंकि मेजॉरिटी आपके पास है, ऑपोजिशन नहीं है इसमें। जी बिल्कुल। देखिए, अगर नंबर्स हैं तो डेफिनेटली बाय सिंपल मेजॉरिटी हम कर सकते हैं। हमारी अकल समझ सोच के मुताबिक हम तो अच्छी ही तजवीज़ ला रहे हैं, कोई बुरी चीज़ तो ला नहीं रहे। और अगर इस पर कोई बोन ऑफ कंटेंशन है किसी अपोजिशन जमात की तरफ से और वो कहते हैं कि इसको कंसिडर ना करें, तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसको निकाल दें। मगर आपकी अपनी इंटेंट है, मगर जो आपकी अपनी इंटेंट है और नियत है, ये जो इलेक्शन कमीशन है, दे हैड वन जॉब, इलेक्शन कराने थे, ट्रांसपेरेंट नहीं करा पाए, और आप ऐसा लग रहा है कि उन्हीं को तौसीह देना चाहते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। नहीं, कतई नहीं, ये बड़ा गलत एक तासुर है कि हम उनको तौसीह देना चाहते हैं। अभी तो ये कोई ना टेबल हुआ है ना इसकी फाइनलिटी अटेन हुई है। शाहजेब साहब, अगर देखें हमारे इत्तेहादी भी हैं, वो भी ऑब्वियसली इस पे आरा रख रहे हैं, हाँ अपोजिशन के मेंबर्स हैं। अगर कोई ऐसी बात आती है, हम तो सबको साथ मिला के चलना चाहते हैं। हम कहते हैं एक ब्रॉडर कंसेंसस बिल्ड किया जाए, एक कसरे राय से जो है इसको पास करवाया जाए, ताकि कल को कोई जमात इस पे कोई क्वेश्चन ना कर सके, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये कोई सिंपल बिल नहीं है या कोई लॉ नहीं है जो सिंपल मेजॉरिटी से पास होना है। तो ये जो ड्राफ्ट है मौजूदा, इसमें बहुत सारी तब्दीलियों के लिए आप तैयार हैं ताकि कंसेंसस डेवलप हो? जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एंड वी आर गोइंग विद एन ओपन माइंड, और बिल्कुल हम एक अच्छी साफ नीयत के साथ, एक अच्छे जहन के साथ, एक ओपन माइंड के साथ हम तो चाहते हैं कि इसमें हमारे साथ तमाम तर जो है पॉलिटिकल पार्टीज अलाइन हो, जो आयल के उस तरफ भी हैं, आयल के इस तरफ भी हैं, ताकि इसको एक अच्छी शक्ल दी जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाम के मफाद में होना चाहिए, ना कि किसी सियासी जमात के मफाद में होना चाहिए। अगर आप ये चाहते थे तो ये कल रात 1 बजे तक क्या हो रहा था? इससे पहले होना चाहिए था। नहीं, ये अभी से नहीं चल रही, अभी से नहीं चल रही, ये काफ़ी टाइम से चल रही हैं, और इवन के ऑपोजिशन को भी हम काफ़ी टाइम से इन कांटेक्ट हैं। मतलब स्पेसिफिकली अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई की बात करूं तो उनका तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दीगर जो ऑपोजिशन जमातें वक्तन फवक्तन उनसे भी गाए बगाए इस पर बात हुई है। ये कोई ओवरनाइट कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं था कि वो नाजिल हो गया जो कि हमने पेश कर दिया। अगेन मैं यही कहूँगा कि उससे पहले उसके प्री रिक्विजिट्स हैं। उसके प्री रिक्विजिट सबसे पहले ये था कि ये यहाँ से फाइनलाइज होता, इधर कोई हतमी शक्ल इख्तियार करता ये वर्किंग पेपर, तो फिर हमें इसको CCLC में लेके जाना पड़ता, कैबिनेट अप्रूवल होता, उसके बाद ये जाके कहीं पेश होता। तो क्या पीटीआई के साथ ही मुसविदा शेयर हुआ था? वो कहता हमने देखा ही नहीं। क्या पीटीआई के साथ ही मुसविदा शेयर हुआ?
देखिए, उनको सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो उस कमेटी में बताए गए हैं और सबसे ज्यादा इनपुट उन्हीं की तरफ से आई है, सबसे ज्यादा सवाल और जवाब भी उस कमेटी में उन्हीं की तरफ से किए गए हैं। लेकिन फिर भी अब पीटीआई खुद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे एग्री करती है, वो कहती है कि ये मगर बैरिस्टर साहब, जब आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा इनपुट उनकी तरफ से आई है, तो इस डॉक्यूमेंट में प्रिसाइजली कौन सा इनपुट पीटीआई का है जो आपने इनकॉर्पोरेट किया है? देखिए, अब उनकी तरफ से जो इनपुट एक्सेप्टेंस के हवाले से अगर मैं बात करूं, उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री किया है। उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बिल्कुल होने चाहिए और वक्तन फ़वक्तन उन्होंने जो चीज़ लॉ मिनिस्टर साहब ने उनको इसके सेलिएंट फीचर्स एक्सप्लेन किए, उन्होंने कहा इस चीज़ में चेंज करना चाह रहे हैं, इसको बेहतर बनाना चाह रहे हैं, इसके अंदर जो है एक मुस्बत चीज़ आ रही है। तो ओवरऑल जो है उनका एग्रीमेंट है, लेकिन उनका एक बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो गालबन और दीगर का भी हो सकता है। जाहिर बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का अब आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर लगाना है और या हाई कोर्ट के जजेस को लगाना है तो उनकी तमाम तर एजेस जो हैं वो 65 एंड अबव हैं। कहीं चीज़ तो आपको स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, और उसके बाद हम इसको नीचे भी लेके जा रहे हैं कि 65 पे ही आ जाए। ये लाजमी नहीं है कि 68 तक ही हो। बट आपने ओपन टू सजेशंस, यू आर ओपन टू सजेशन, बट आपने कहा यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। बट आप पर तनकीद ये हो रही है कि यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम वन स्पेसिफिक पॉइंट, और जब आप ये करते हैं कि जो वैसे तो बाद में पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस और जजेस बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, मगर जो पहला चीफ जस्टिस होगा वो वजीर आजम के एडवाइस पर सदर तैनात करेंगे, 68 साल का हो सकेगा, तो फिर इससे तो जाहिर होता है कि आप एक ही पॉइंट से एक ही शख्सियत की वजह से ये अमेंडमेंट ला रहे हैं, और वो शख्सियत खुद कह चुकी है कि उन्हें तौसी नहीं चाहिए। पहले 68 साल की बात की गई, यहाँ पर 68 साल की बात कर दी गई। ये क्या मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के लिए? नहीं, कतई नहीं शाहजेब साहब, ये भी एक बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है। देखें, आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नवीद कमर साहब ने भी ये बात की, अब इवन के मौलाना साहब ने ये बात की। हमने कौन सा कह दिया कि हमने उन्हीं को लगाना है? मतलब ही कुड बी वन ऑफ दोस चॉइसेस अमंग्स्ट मेनी अदर चॉइसेस। ये तो नहीं कहा गया कि शुरुआत ही उनसे करनी है, ये उन्हीं को लगाना है, ऐसी तो कोई कतन बात नहीं की गई। लेकिन आपने स्टार्ट तो कहीं से लेना है ना। आप एक नया सेटअप दे रहे हैं, एक नए मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं लग रहा कि आप कहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसे लग रहा है आप यहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस पार्लिमानी कमेटी जो बना रहे हैं तैनाती के लिए, उसको पहला इख्तियार नहीं दे रहे हैं, वज़ीर आज़म को दे रहे हैं कि वो पहला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात करें वज़ीर आज़म के एडवाइस से सदर। फिर आप उस कमेटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं हुकूमत की और अपोजिशन की, बल्कि आप कह रहे हैं कि पार्लिमानी पार्टियां कोई भी हो सकती है, उसमें ज़्यादा हुकूमती पार्टियों की तादाद हो सकती है। देखें, उसको बेसिक स्ट्रक्चर जो है, एक तो पहली बात है कि जिस हवाले से आपने बात की, कहीं से तो स्टार्ट लेना है, कहीं से तो वो मैकेनिज्म बनना है। अब अगर नहीं बनेगा तो बाद में आ जाएगा। ये दूसरी जो बात आपने की कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, जाहिर बात है ऑपोजिशन में भी कई जमातें बैठी हैं और इवन के गवर्नमेंट में भी एक एलाइज की गवर्नमेंट है। तो ये नहीं हो सकता कि मतलब बेसिक नंबर और स्ट्रक्चर वही है, उसको थोड़ा सा ट्वीक इन किया गया है कि एक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर या परसेंटेज के ऊपर उनकी जो है रिप्रेजेंटेशन आ जाए। ये नहीं है कि दो ऑपोजिशन से लें और दो जो है आप इससे लें। बिल्कुल जाहिर बात है वो होंगे इसी तरह ही, लेकिन वो पार्टी सिस्टम जो है उसको भी मद्देनजर रखा गया है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है ना ज्यादातर जो है वो एक मखलूत। अब एक आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसपे के बहुत सारे इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आपने उस कोर्ट को दे दिए हैं, जुडिशल कमीशन, तैनातियां, बहुत सारे मामला आपने उसको दे दिए, मगर जब उसकी तैनातियां खुद हो रही हैं, अगर वो तैनातियां हुकूमत की मेजॉरिटी कर रही है और हुकूमत अपनी मर्जी से कर रही है, तो फिर तो आप एक पूरे के पूरा जो मुल्क का जुडिशल निज़ाम है उसके ऊपर हुकूमत की छाप लगा रहे हैं, उसको कमज़ोर कर रहे हैं इस तरीके से। नहीं, कतई नहीं शाहजेब साहब, ये बड़ा एक गलत अगेन तासुर दिया जा रहा है। फिलवक़्त मैंने ये जिस तरह अर्ज़ किया कि ये एक वर्किंग पेपर है, ये कोई फाइनलिटी अटेन नहीं कर गया। अगर कोई एक बेहतर आरा, अगर आप कल कामयाब हो जाते तो हो जाता साइड से, अगर आप कल रात कामयाब हो जाते तो ये फाइनलिटी अटेन कर जाता, कर नहीं सका, इरादे आपके पूरे थे, अब दोबारा क्या करना है? देखें, हम अब अगेन मैंने आपको यही कहा है कि कमेटीज आपस में मिल रही हैं, आज भी मुलाकातें हो रही हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। जब तक ये एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप नहीं होगा तब तक हम इसको टेबल नहीं करेंगे। जब ये ब्रॉडर कंसेंसस हो जाएगा, कसरत राय से हम इसको पास करवाना चाहते हैं कि दोनों साइडों से, ऑपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी, इस पे एन एग्रीमेंट हो ताकि हम इसको फिर उस वक्त टेबल करें और ये एक पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अच्छा स्टेप होगा।
बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अपना मौक़िफ़ इस हवाले से दे रहे थे। आखिर ये होता क्या रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौक़िफ़ मालूम करते हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है और मुलाकात में मौजूद थे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। क्या मुलाकात में तय पाया? आप लोगों ने मौलाना की बात मानी या मौलाना ने आपकी बात मानी? और जो भी बात मानी, जिसने भी मानी, क्या मानी? देखिए शाहजेब, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है आईनी अदालत का, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2006 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है और 2024 के हमारे इंतखाबी मंशूर का भी ये हिस्सा था। ये उस मंशूर की तकमील के लिए हम सब एफर्ट करते हैं और बिलावल साहब ने मौलाना साहब से हफ्ते की रात को भी मुलाकात की थी। उस वक्त भी उसूली तौर पर आईनी अदालत के कॉन्सेप्ट से किसी को कोई एतराज़ नहीं था और आज भी जब बिलावल साहब ने उनसे मुलाकात की तो अगेन इस बात के ऊपर की कि आईनी अदालत को बनाने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। उसके मंदरजात क्या होंगे, वो किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट होगी, उसके ऊपर अब चीज़ों को तय करना ज़रूरी और इंशाअल्लाह उसके ऊपर जो भी लायामिल है उसके ऊपर काम कर लिया जाएगा। मतलब अगर क्या आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि मौलाना को तो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी पता ही नहीं है कि क्या मुसव्विदा है, ना उसको शेयर किया गया, ऐसे ही कोशिश कर रहे थे तरमीम पास करने की। आप लोगों ने जब 18वीं तरमीम की, 9-10 महीने तक उस पर बहस हुई, कमेटी बनी, फिर उसने बड़ा थ्रेडबेयर एनालिसिस किया, फिर उसको जाके मंजूर कराया। ये जिस तरीके से हो रहा था, इस पर क्या पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है? शाजिब, इसीलिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की गई थी और पार्लिमानी कमेटी ने गालिबन कोई 2 या 3 मुलाकातें की थी और एक ये जो ड्राफ्ट है इसके ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग भी की गई मुख्तलिफ लोगों के साथ। उसके अंदर कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि JUI के कानूनी एक्सपर्ट हैं वो भी मौजूद थे। तो ये नहीं है कि इंगेज नहीं किया गया, लेकिन हाँ जिस तरीके से 18वीं आईनी तरमीम के टाइम पर आपने एक लंबा सैर हासिल गुफ्तगू करने के बाद इस प्रोसेस को कंप्लीट किया था, शायद उतनी तफसील के साथ अब की बार ये चीज़ नहीं की गई। खैर, अभी पार्लियामेंट के सेशन को प्रोरोग कर दिया गया है और इंशाल्लाह इस बात पर सबने इरादा किया है कि ज़्यादा कंसेंसस बिल्ड करके इंशाल्लाह इस कानून साजी को जिसके ऊपर उसूली तौर पर हर सियासी जमात मुत्तफिक नजर आती है उसको आगे लेकर जाएंगे। मतलब अगर उसूली तौर पर आप ये जो ड्राफ्ट सामने आया है इस पर मुत्तफिक हैं कि एक तो आपने कहा कि हमारा था कि एक फेडरल अदालत होनी चाहिए, आईनी अदालत, मगर जिस तरीके से उसको बनाई जा रही है, जिस तरीके से उसकी तैनाती होगी, जिस तरीके से जुडिशल कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियाँ, ट्रांसफ़र, ये सारे मामला जो इस आईनी तरमीम में, इस पर पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को या उसके चीफ जस्टिस के इख्तियारात को जिस तरीके से लेकर बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए जा रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को ना। शाजिब साहब, अगर आप 18वीं तरमीम से पहले याद करें तो उस जमाने में सदर मुमलिकत जज साहिबान की तैनाती खुद करते थे चीफ जस्टिस की मशावरत से। ये 18वीं आईनी तरमीम के अंदर कॉन्सेप्ट लाया गया था जुडिशल कमीशन का। इसके अंदर मैं आपके साथ तफसीली गुफ्तगू कर सकता हूँ जिसके अंदर मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर बात की जा सकती है। शाहिद साहब, आई एम एंटरिंग ए मीटिंग, तो वो दुरुस्त है, मगर अब ये जो पार्लिमानी कमेटी बनाई जा रही है मुर्तज़ा साहब, उससे भी आप मुत्तफिक हैं? क्योंकि जो पार्लिमानी पार्टियां होंगी, क्योंकि 18वीं तरमीम में तो अगर पार्लिमानी पार्टी होती थी मुख्तलिफ तैनातियों के लिए, तो उसमें हुकूमत और अपोजिशन की एक मुश्तरका रिप्रेजेंटेशन होती थी, इक्वल। मुर्तज़ा साहब ने हमें बताया था कि उन्हें एक मीटिंग में जाना है, मगर हमारी कोशिश है कि पीपल्स पार्टी से हमें खुर्शीद शाह साहब या नवीद कमर साहब ज्वाइन कर लें, जो कि आज मीटिंग में मौजूद थे मौलाना फजल रहमान के साहब के साथ, ताकि मौक़िफ़ तफसीली मालूम कर सकें। हामिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे अंदर की बात बताने के लिए, लेकिन एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाजरीन। ये हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है? मौलाना मान जाएंगे, मान गए तो आगे क्या होगा, अंदर की बात क्या है? सीनियर साहब हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया पेशा ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, ज़ाहिर एक ज़बरदस्त और तवील सहाफ़ती करियर है आपका। इस्लामाबाद में क्या क्या नहीं देखा आपने, पार्लियामेंट में, इसके अलावा पार्लियामेंट से बाहर जमहूरियत, क्या क्या नहीं देखा? ये जो हुआ है कल इतवार का दिन, इतनी तेज़ी से अमेंडमेंट्स की हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर, 18वीं तरमीम की बड़ी डेलिब्रेशंस हुई, 9-10 महीने तक होती रही। ये जो कुछ हो रहा था, कुछ समझ में आई आपको? क्या हुआ? ये ऐसा लग रहा था कि कोई होमवर्क नहीं है, और कल परसों से नहीं लग रहा था, काफ़ी दिन से ये लग रहा था कि कोई होमवर्क नहीं है। और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को उनकी कैबिनेट के कुछ लोग जो हैं उन्होंने वार्न भी किया
कि हमें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। मैं नाम ले लेता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि हमारा नंबर पूरा नहीं है और हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके लिए फ़िलहाल कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ दीगर फेडरल मिनिस्टर्स थे, वो बड़े धूमधाम से उन्होंने ये दावे शुरू कर दिए कि जी हमारी नंबर्स गेम भी पूरी है और हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पूरी करवा लेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा जी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं और उन्होंने हमें हमायत का यकीन दिला दिया है। अब मैं तो पिछले 10-15 दिन से जो है वो ये सुन रहा था कि कैबिनेट के अंदर 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नंबर हमारा पूरा नहीं होगा और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नंबर पूरा हो गया। अब जो लोग कैबिनेट में ये कह रहे थे कि नंबर पूरा नहीं है, जब उनसे बात होती थी तो वो ये कहते थे कि मौलाना साहब जो हैं वो उनके साथ जो हमारी बातचीत हो रही है उसमें उनके बड़े कंसर्न्स हैं और हमने अभी तक उनको मुसवदा ही नहीं दिखाया, तो वो हमें वोट नहीं देंगे। लेकिन कुछ मिनिस्टर्स का ख्याल था कि साड़ी गल हो गई है, यानी कि वो जाके मौलाना से बात नहीं कर की थी उन्होंने, उनकी बात किसी और से हुई थी। और जो कह रहे थे कि नंबर पूरे नहीं है, उनके मौलाना साहब की पार्टी के लोगों से बातचीत होती थी और उनको अंदाजा हो गया था कि मौलाना साहब की पूरी पार्टी जो है समेत मौलाना के, वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इस पैकेज के खिलाफ है। अब इसमें जो खजाने की चाबी जो है वो ये थी कि मौलाना साहब को कहीं से फ़ोन करवाया गया, फिर उनको कहलवाया गया जी कि आपने इस हुकूमत का ना सिर्फ साथ देना है बल्कि आपने इस हुकूमत की काबीना में शामिल भी होना है। तो वो जो प्रेशर करवाया गया तो उससे हुकूमत के कुछ जो ज़ोमा हैं उनका ख्याल था कि बस हमारा काम हो गया, मौलाना साहब एक टेलीफोन की मार है। तो मौलाना साहब ने भी फैसला कर लिया कि अगर आपने मुझे ये समझा हुआ है कि मैं एक टेलीफोन की मार हूं तो फिर आप देख लें कि फिर किसको मार पड़ती है। और उसमें मैं क्रेडिट दूंगा राना सनाउल्लाह साहब को, वो आखिरी वक्त तक ये समझाने बुझाने की कोशिश करते रहे कि मत करें आपके नंबर पूरे नहीं होंगे। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। वो सियासी अमूर के मशीर हैं वज़ीर आज़म के, काश के वज़ीर आज़म उनकी बात सुन लेते, लेकिन वज़ीर आज़म किसी और की बात सुनते रहे। तो नतीजा आपके सामने है, ना होमवर्क पूरा था, कुछ भी नहीं था। देखें इसमें बहुत ये कहानी जो है ये काफ़ी दिन पहले शुरू हुई थी। सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब गए थे और आसिफ अली जरदारी साहब ने जाके जब बातचीत की तो मौलाना साहब ने उनको तरीके से समझा दिया कि आप मेरे दोस्त हैं, मेरे पास आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन फ़िलहाल आप मुझसे कुछ ज़्यादा तवक्को ना लगाएं। लेकिन उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब भी पहुँच गए, फिर उसके बाद और भी लोग जो हैं उन्होंने भी राब्ते शुरू कर दिए और फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बाद फिर आप उनको बाहर से फ़ोन भी करवा रहे हैं मौलाना साहब को। तो मेरा ख्याल है मौलाना साहब को गैर ज़रूरी प्रेशर डलवा के उनको ऑफेंड कर दिया गया और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मसौदा था वो भी आपके सामने नहीं था। और मौलाना साहब के ज़हन में ये भी था कि अभी थोड़े दिन पहले मुबारक सानी केस में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो है उससे हमने मुल्क कौम को निकाला है और अब दोबारा जो है एक और कंट्रोवर्सी में हम फंसने जा रहे हैं, तो कहीं हमारे साथ ही कोई हैंड ना हो जाए। तो उन्होंने अपने आप को भी सेव किया मौलाना साहब ने, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने वक्ती तौर पे हुकूमत को कुछ एम्बेरसमेंट हुई है, लेकिन एक्चुअली इन्होंने हुकूमत को एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट से बचा लिया, क्योंकि अगर वोटिंग हो जाती तो फिर तो हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं रहना था। वैसे मगर अभी तक कोशिशें फिर क्यों नहीं खत्म हो रही हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी मिलते हैं मौलाना फजलुर रहमान से, क्या अभी तक कुछ ना कुछ उम्मीद है? बस सिर्फ ये मामला खत्म हुआ जो कि इतवार के दिन रात को देर तक सस्पेंस बरकरार रखा, अब ये मामला खत्म समझा जाए या अभी तक ये फिर क्या हो रहा है कि मौलाना से मुलाकातें हो रही हैं, बिलावल भी मिले? नहीं, मामला ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ और कोशिश पूरी तरह की जा रही है कि न सिर्फ मौलाना साहब को ऑन बोर्ड किया जाए बल्कि तहरीक इंसाफ वालों से भी बात की जा रही है कि भाई आप बता दें कि कौन कौन से ऐसे मामलात हैं कि जिस पे कि आप समझते हैं कि एक कंसेंसस के साथ हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। इस पे जो मौलाना साहब का जो कंसर्न है वो 2-3 मामलात उन्होंने बड़े वाज़े कन्वे कर दिए हैं हुकूमत को। उन्होंने कहा कि जो बुनियादी तौर पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम बलूचिस्तान असम्बली की सीटों में इजाफे के भी ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन
ये अगर आप हफ्ते और इतवार के दिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहते हैं और फिर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की एज में इजाफा करके और वहाँ पे काजी फायजीसा साहब को बैठाना चाहते हैं, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। आप इस तरह करें, 15 दिन 20 दिन महीना 1.5 महीना इंतजार करें, काजी फायजीसा साहब को रिटायर होने दें, जैसा कि वो खुद भी कह चुके हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उनको रिटायर हो जाने दें, उसके बाद कर लें, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। ये इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। और तहरीक इंसाफ वाले भी कहते हैं जी कि जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीकाकार को अगर आपने बेहतर बनाना है, बलोचिस्तान असम्बली की सीटों में इजाफा करना है, तो आए आप हमारे साथ बैठ के बात कर लें। लेकिन उनका ये दावा कि हमारे 4 आदमी जो हैं, 4 MNAs गायब किए हुए हैं, उनको पंजाब हाउस में रखा हुआ है, उनको रिलीज़ कर दें। और इसी तरह अख्तर मैंगल साहब कह रहे हैं जी कि आपको मेरे सेनेट में 2 वोट चाहिए, तो आप 2000 मिसिंग पर्सन रहा कर दें तो मेरे भी वोट ले लें। तो इस तरीके से हुकूमत जो है वो कर सकती है, लेकिन हुकूमत ने ना अख्तर मैंगल साहब की बात सुनी, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात सुनी, और ना ही राना सनाउल्ला की बात सुनी। साहब मगर ये जो तरामीम हैं ये तो बड़ी ख़तरनाक हैं आइन के अंदर, और जिसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आपको लगता है कि इसमें बहुत ही मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बगैर ये काम आगे बढ़ नहीं सकता? क्योंकि अगर ये हो गया तो मुल्क की सुप्रीम कोर्ट, फिर मुल्क के अदालती निज़ाम, सबके ऊपर वो असरात पड़ेंगे जिस पर शायद पाकिस्तान आगे जाके बहुत मसाइल खड़े होंगे और इन पार्टियों को बाद में एहसास होगा। नहीं, इन पार्टियों ने पहले भी इस तरह के बहुत से काम किए हैं। देखें ना, जो इन्होंने एक आइन में 19वीं तरमीम की थी, तो उस 19वीं तरमीम के ज़रिए इन्होंने बाकायदा डिक्टेशन कबूल की थी इस पार्लियामेंट ने, और उस डिक्टेशन में उस ज़माने में जो उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसको मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल हमायत हासिल थी, और पीपल्स पार्टी उस वक्त हुकूमत में थी। ये 2010 की बात है। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए जो जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीकाकार में जो खराबियां पैदा हुई, जिनको अभी तक दूर नहीं किया जा सका, उनको अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दूर करना चाह रही है। देखें ना, ये कैसी तारीख की सितम ज़रीफ़ी है कि जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी तो मुस्लिम लीग नून ने जुडिशरी के साथ मिलकर ज़बरदस्ती एक अमेंडमेंट करवाई, क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब समझे जाते थे। और अब मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत में है और वो चाहती है कि जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है उसको तब्दील किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए। तो ये पहले भी इनकी हिस्ट्री यही है इन जमातों की। मगर इसमें मसला ये है कि 18वीं तरमीम में मिलके एक अच्छा काम किया और फिर दबाव में आकर डिक्टेशन लेके 19वीं तरमीम में नून लीग ने बाकायदा तौर पर दबाव डाला पीपल्स पार्टी पर, और उस वक्त वो गलत काम किया। आज उस गलत काम को मानते हुए कह रहे हैं कि उसकी हम तस्हीह कर रहे हैं, मगर उसकी तस्हीह करते हुए जो इतना सारा गलत कर रहे हैं, इसका क्या मुस्तकबिल में जाके एहसास करेंगे जब बहुत नुकसान मुल्क का भी हो गया होगा कि हमने गलत किया था? नहीं, देखें शाहजेब साहब, जब आज से कोई 8-9 दिन पहले मैंने जब पहली दफ़ा एक मुसवदा देखा, क्योंकि ये ड्राफ्ट भी जो है ना 3-4 किस्म के ड्राफ्ट बने हुए हैं। उसकी वजह यह है, ये 3-4 किस्म के ड्राफ्ट क्यों हैं? पहले एक ड्राफ्ट बनाया, उसको सीक्रेट रखा गया, वो कुछ लोगों को दिखाया गया, कुछ को नहीं दिखाया गया। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने बहुत सी बातें मानने से इनकार कर दिया, तो उनकी खुशनुदी के लिए या उनको राज़ी करने के लिए एक और ड्राफ्ट बनाया गया। अब वो जो नया ड्राफ्ट बनाया गया, वो बजाय उसमें यह देखा गया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये काबिल कबूल होना चाहिए, तो इन्होंने उस ड्राफ्ट में कुछ और ख़तरनाक चीज़ें डाल दी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त तक इनको ये तासुर था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को हमने फ़ोन करवा दिया है और कहलवा भी दिया है, तो अब मौलाना साहब तो हमारी जेब में आ ही गए हैं। तो अब मौलाना साहब ने 2-3 बातें कही हैं कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा ना करें, और 1-2 और चीज़ें थी, तो हम 5-6 और चीज़ें भी इसमें डाल लेते हैं। तो इन्होंने 5-6 चीज़ें और डाल दी। अब जब वो नया ड्राफ्ट आया और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इन्होंने डिस्कशन की, तो कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं उन्होंने मौलाना साहब को बताया कि ये तो पहले ड्राफ्ट से भी ज़्यादा ख़तरनाक ड्राफ्ट है। फिर एक तीसरा ड्राफ्ट तैयार हुआ, तो वो तीसरा ड्राफ्ट जो है वो कल जो है वो लीक किया गया। लेकिन उससे पहले जो 2 ड्राफ्ट थे उनमें से पहला ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी के पास था, तो अब पीपल्स पार्टी के पास जो पहला ड्राफ्ट था उसने उसको कंपेयर किया, जो तीसरा ड्राफ्ट कल आया, तो पीपल्स पार्टी भी परेशान हो गई। तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने हुकूमत के इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को वोट देने से इनकार किया, इस पे पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, इस पे BNP मैंगल के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। कल मुस्लिम लीग नून के 3 सेनेटर्स जो हैं वो शाम 6-6:15 बजे के करीब उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि ये 3 मुख्तलिफ ड्राफ्ट है, हमें ये बताएं कि असली ड्राफ्ट कौन सा है।
तो उनको सख्त तरीके से कहा गया कि ये आपका काम नहीं, आपने सिर्फ वोट देना है। तो वो तीनों के तीनों जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस छोड़ के लॉजेस में आ गए और उन्होंने अपने फ़ोन बंद कर दिए और उन्होंने ये धमकी दी कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे अगर आपने हमें इस तरीके से हमारे साथ मिसबिहेव किया। आप जो है वो एक आमराना तरीके से हमारा वोट हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, आप हमें डिस्क्वालीफाई कर दें, हमसे इस्तीफ़ा ले लें। तो ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने वोट देने से इनकार किया, इसमें पीपल्स पार्टी के भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे और इनकी पार्टी के अंदर से भी, मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी कुछ रिजर्वेशंस थी। और फिर जब इनको पता चला कल रात को मुस्लिम लीग नून के कुछ पार्लियामेंटेरियंस को कि नवाज शरीफ साहब वापस लाहौर चले गए हैं, तो उन्होंने कह दिया अपने कुछ वज़रा हज़रात को कि सुबह हमने भी नहीं आना। तो शाहजेब साहब ये इतना आसान मामला, इतना सादा मामला नहीं है, इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसमें बाकायदा मुझे लगता ये है कि कुछ लोग इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्रेडिट हासिल करने की दौड़ में थे। उन्होंने ना मौलाना फजलुर रहमान साहब को कायल करने की कोशिश की, उन्होंने उन पर दबाव डालने की कोशिश की, उन्होंने पीपल्स पार्टी को कहा कुछ और, ड्राफ्ट कुछ और बना दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान को अंडर एस्टिमेट किया, पीपल्स पार्टी को भी अंडर एस्टिमेट किया और अख्तर मैंगल साहब के जो 2 सेनेटर्स हैं उनको तो बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया। साहब फिर आखिर में मुझे ये बताएगा कि अगर हुकूमत अभी भी ये ट्राई करती है तो एक तरफ बुकला तहरीक की कॉलें आ रही हैं, अपने आप को ज़ाहिर हर हुकूमत चाहती है कि किसी भी तरीके से अपने आप को महफूज बनाने के लिए ऐसी तरामीम की जाए कहाँ से कहीं से भी खतरा ना रहे, ये उल्टा कहीं अदम इस्तेहकाम और अपने आप को खतरे में डालने तो नहीं जा रहे हैं ये सब करके? देखें, बिल्कुल मैं इस वक्त इस्लामाबाद में ये बातें सुन रहा हूँ और जो फैसल वाडा साहब ने इस हुकूमत को नाअहल और नकमी हुकूमत कहा है वो उसको आप इग्नोर ना करें। उसकी एक बैकग्राउंड है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि फैसल वाडा साहब का भी ये ख्याल है कि 2 दिन पहले हुकूमत से पूछा गया था कि आर यू रेडी, क्या आपने अपने नंबर्स पूरे कर लिए हैं? तो कहा गया जी स्वाय राना सनाउल्लाह के बाकी सब कह रहे नंबर्स पूरे हैं। तो इसके बावजूद जो है वो जो है ना सोच समझ के काम नहीं किया गया और अब हम बहुत सी ऐसी बातें सुन रहे हैं कि अब इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है। अब इस हुकूमत के पास एक ही रास्ता है कि ये अब पीपल्स पार्टी को उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आगे लगा दिया कि जी अब आप जाएं और मौलाना फजलुर रहमान से बात करें। तो अब इनकी एक क्रेडिट का और इनकी क्रेडिबिलिटी का और इज्जत का मसला है और जो चीज़ें ये चाहते हैं शायद ये वो तो ना कर सकें, लेकिन ये फेस सेविंग के लिए कोई ऐसा ड्राफ्ट ज़रूर लेके आएंगे कि जिससे सिर्फ पीपल्स पार्टी राज़ी ना हो, मौलाना साहब राज़ी ना हो, बल्कि हो सकता है कि ये पीटीआई को भी राज़ी करने की कोशिश करें। पीटीआई का मुझे नहीं पता कि वो राज़ी होती या नहीं होती, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को और पीपल्स पार्टी को राज़ी करने की कोशिश की जाएगी जिसमें कि हुकूमत की भी फेस सेविंग हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर जो मैं सुन रहा हूँ हुकूमती सर्कल्स के अंदर से कैबिनेट के कुछ जो मेंबर्स हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारा मुस्तकबिल कोई हमें रोशन नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।